बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज़ मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, R&D एंड MIS इश्यूज़। इससे पहले हम जनरल मार्केटिंग इश्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का दूसरा चैप्टर है, तो कंटिन्यू करते हैं। नेचर ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। The greatest strategy is doomed if it is implemented badly. Less than 10% of strategies formulated are successfully implemented. ये दो किस्म के जो ना मुख्तलिफ ओवरव्यूज़ थे डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके, कि अगर स्ट्रेटजी को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर जो है वो अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। और नॉर्मली ये जनरल प्रैक्टिस है कि 10% स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो, यानी अगर 100 स्ट्रेटजीज़ फार्मूलेट होती हैं तो सक्सेसफुली जो इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसमें सिर्फ 10 स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं, बल्कि लेस देन 10% यानी 10 से भी कम स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं। तो ये एक जनरल एक्सपर्ट व्यू है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्रैक्टिस। तो ये जो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की नेचर है, और ये हम भी ये समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर देखा जाए तो हम जो है वो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है प्रैक्टिकली हम उसको बहुत कम डिसीजंस होते हैं जिनको हम एंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं मार्केटिंग इश्यूज़ पे। मार्केटिंग इश्यूज़ यानी 2-3 इश्यूज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, जिसमें मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कि भाई क्या करना है। जैसे लास्ट टाइम हमने होंडा की स्ट्रेटजीज़ फाइनल की थी, तो उसमें जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हुई थी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब बात हुई थी, मार्केट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है ना वो जो है हमने डिसाइड यानी किया था ऑन द बेसिस ऑफ EAFE, IAFE और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फाइनली QSPM की मदद से हमने वो फाइनल किया था। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव डीलरशिप और मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी डिफरेंट यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, यानी जहाँ तक कस्टमर तक चीज़ पहुँच जाए, उसके लिए क्या करेंगे? कुछ स्पेसिफिक डीलरशिप ऑफ़र करेंगे या मल्टीपल, यानी एक तो होता है डायरेक्ट डीलरशिप हम देते हैं, दूसरा ये है कि मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक हाथ से दूसरे, दूसरे पे तीसरे। तो उसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा। एडवर्टाइज़ कहाँ करनी पड़ेगी, हैवी होगी, लाइट होगी या नहीं होगी। टू लिमिट और नॉट द शेयर द बिजनेस विद ए सिंगल कस्टमर, यानी आपके जो बिज़नेस होगा वो किसी एक कस्टमर के ऊपर रिलाई नहीं करेगा, आप मल्टीपल लोगों को टारगेट करेंगे, ताकि एक सेगमेंट अगर आपके साथ नहीं चल रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कारोबार जो है ना वो बैठ जाए। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। प्राइस लीडर और प्राइस फॉलोवर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हुई थी, तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ें हमने होंडा के लिए डिस्कस की थी कि आजकल जो दौर है वो है उसका फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का जो है ना वो ज़्यादातर लोग ट्रेंड है। तो अब लाजमी बात है, सुजुकी इस वक्त मार्केट लीडर है, और होंडा अगर कोई छोटी गाड़ी बनाती है, जैसे अभी जो है ना सुजुकी ने अल्टो 660 बनाई है, तो लाजमी बात है होंडा जो है यहाँ पे प्राइस फॉलोवर होगी, प्राइस लीडर नहीं हो सकती। उनको अल्टीमेटली जो है ना अपनी प्राइस जो है वो जो सुजुकी की आल्टो है उसके आसपास जो है ना वो सेट करनी पड़ेगी। अपनी मर्ज़ी से वो प्राइस सेट नहीं कर सकता। सुजुकी ने जो प्राइस सेट की है उसी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में तो कोका कोला जो है ना वो मार्केट लीडर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोका कोला जो है या कोका कोला की जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो जो है ना प्राइस फॉलोवर होती हैं। यानी पेप्सी जो भी प्राइस सेट कर दे, कोका कोला उसको फॉलो करता है। अपनी मर्ज़ी से कोका कोला कभी भी रेट नहीं बढ़ाता या कम करता, ठीक है। पेप्सी वाले हमेशा रेट को जो है ना वो फ्लक्चुएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोका कोला अपने आप को एडजस्ट करता है।
ठीक है। ऑफ़र कंप्लीट और लिमिटेड वारंटी, वारंटी किस किस्म की दे रहे हैं तो वो भी देखना पड़ेगा, वो भी मार्केट कंपटीटर को देखना पड़ेगा कि भाई हम होल लाइफ वारंटी दे रहे हैं या लिमिटेड टाइम के लिए वारंटी दे रहे हैं या लिमिटेड पार्ट्स की वारंटी दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो भी डिसाइड करनी होती है मार्केटिंग इश्यूज़ के अंदर। रिवॉर्ड सेल्स पर्सन विथ कमीशन और सैलरी, आपके जो सेल्स स्टाफ है वो जो काम करेगा उसको आप किस किस्म के बेनिफिट्स देंगे ताकि वो मोटिवेटेड हो। ऑनलाइन एडवर्टाइज़ करनी है या नहीं करनी तो वो भी देखना पड़ेगा कि आजकल देखा गया है कि ऑनलाइन की तरफ जो है ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जब से ये कोविड का इशू हुआ है उसके बाद से जो है ना ऑनलाइन की तरफ लोगों का ट्रेंड कुछ ज़्यादा हुआ है। तो उस हिसाब से बैठ के मैं डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर होंडा छोटी गाड़ियों की तरफ जाता है या अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना चाहे तो फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा। एडवर्टाइज़ ऑनलाइन करना डेफिनेटली उनको करना चाहिए, करना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन जैसा आप मार्केटिंग के कोर्स में पढ़ चुके हैं कि सेगमेंट बेसिकली होता क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक गाड़ियों की ही मिसाल ले लें कि गाड़ियों की के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। यानी एक सेगमेंट है जो सिर्फ छोटी गाड़ियां पसंद करता है, दूसरा सेगमेंट है जो कि बड़ी गाड़ियां लेकिन ये दरमियानी, जैसे होंडा सिटी हो गई, होंडा सिविक हो गई। तीसरे किस्म के लोग हैं वो जो ना बहुत जो लग्जरीज़ गाड़ी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लैंड क्रूज़र हो गई या इस टाइप की जो वीगो या BRV, इस किस्म की जो गाड़ियां हैं जो कि बड़ी हाई कैटेगरी में आती हैं, तो उस किस्म की गाड़ियां। तो ये 3 सेगमेंट है मार्केट के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट है। कुछ लोग हैं जिनको जो ना जो फ्रेशनेस चाहते हैं, माउथ फ्रेशनेस चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सेगमेंट ऐसे, एक सेगमेंट कुछ ऐसा होता है जो कि उनके दांत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो कुछ सेगमेंट उसे ऐसा होता है जो जो जिनका जैसे मिसाल पान गुटखा या छालिया या सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनके दांत जो है ना वो पीले पड़ जाते हैं। तो उनको दांत क्लियर करने, साफ़ करने के लिए जो है के लिए टूथपेस्ट चाहिए होता है। या फिर बच्चे हैं उनके लिए जो है ना वो अलग टूथपेस्ट, या जो है कुछ लोग होते हैं प्राइस कॉन्शियस होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि टूथपेस्ट वाली जो कंपनीज़ हैं तो वो अपने पर्टिकुलर सेगमेंट, वो सबसे पहले सेगमेंट डिसाइड करते हैं कि भाई हम कौन से सेगमेंट में सेंसिटिव वाले तरफ जाएंगे, या हम जैसे मिसाल प्रोटेक्ट जी है, प्रोटेक्ट जी ने अपना टारगेट रखा हुआ है सेंसिटिव टूथ के लिए कि भाई सेंसिटिव अगर आपके दांत है तो आप ये। इंग्लिश वालों ने प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर टूथपेस्ट है, उन्होंने जो है ना वो उसको जो सिगरेट पीने वाले हैं इनको टारगेट किया हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट है। इसी तरीके से अगर आप देख लें कि जो एंग्रो फूड्स है उन्होंने जो टारगेट किया था ऑल पर्स बेसिकली ऑल पर्पस, यानी उन्होंने सारे जो भी दूध यूज़ करने वाले सेगमेंट है सबको टारगेट किया था एक प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। बाद में उन्होंने फिर स्पेसिफाई किया कि सेगमेंट जो है ना वो जैसे तरंग लेकर आए, तो तरंग उन्होंने कहा कि तरंग से सिर्फ चाय बन सकती है, वो चाय के लिए। इसी तरीके से अगर आप नेस्ले का देख लें तो मिल्क पैक जो है वो पीने के हवाले से उन्होंने वो किया था। उसके बाद वो एक और ब्रांड लेकर आए थे नेस्वीटा के, अगर किसी के जो ना हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो वो तो जो वो है पर्टिकुलर सेगमेंट को जो ना उनके लिए लेकर आए थे। अब देखिए सेगमेंट मार्केट में ऑलरेडी डिवाइडेड होते हैं, मार्केट में आपको हर तरह का सेगमेंट मिलेगा। सेगमेंट जोग्राफिकल बुनियादों पे भी हो सकता है, डेमोग्राफिक भी हो सकता है, साइकोग्राफिक भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है। तो सेगमेंट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट मार्केट में बने हुए होते हैं। जैसे छोटी गाड़ियों का सेगमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कोई होंडा को नया सेगमेंट जो है ना वो बनाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो आप उसको डेमोग्राफिक हिसाब से देख लें, ग्राफिक के हिसाब से देख लें, लेकिन ये डेमोग्राफिकली ये सेगमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि लोग चाह रहे हैं, लोग का एक ऐसा तादाद है जो चाह रही है कि
अब होंडा ने अभी तक इस छोटी गाड़ियों को इतना जो है उस हिसाब से टारगेट नहीं किया जितना उनको करना चाहिए। उनका जो कैटेगरी है वो मिडिल लेवल जो है वो उस गाड़ियों को जो बनाते हैं, यानी सिटी, होंडा सिटी हो गया, होंडा सिविक हो गया, उसको टारगेट करते हैं। तो इस तरह से जो अब अगर ये छोटी गाड़ियों में आते हैं तो वो सेगमेंट बना हुआ है। उस सेगमेंट के अंदर आपकी जो है डाइहेट्सो या आपकी सुजुकी, ये तो ऑलरेडी मार्केट में इन है, लेकिन इंडस मोटर्स या होंडा ये इस तरह से इन नहीं है जितना जो है ना वो सुजुकी या आपकी जो दूसरी एक दो कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं। इस तरह से जो है ना ये लोग नहीं कर रहे। तो अब ये सेगमेंट ऑलरेडी, अब जब किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बनाई जाए तो वो सेगमेंट जो है वो फिर आपकी टारगेट मार्केट हो जाती है। वो आपकी फिर अगर होंडा अगर छोटी गाड़ियों की तरफ बनाना शुरू कर दे, वो कहते हैं भाई हम छोटी गाड़ियों को जो है वो करते हैं, करेंगे, उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसकी टारगेट मार्केट हो गई। तो सेगमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। कंपनी को डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है। सेगमेंट बनाना नहीं होता, सेगमेंट बनाए हुए होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, और फिर हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना होता है। अगर होंडा छोटी गाड़ियों की तरफ आता है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है अपना वो टारगेट किया हुआ है। जैसे प्रोटेक्ट जी ने सेंसिटिव दांतों वाले जो है ना सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है, या इंग्लिश ने जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है उनको टारगेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर टूथपेस्ट ने जो है ना वो जो हमारे गुटखा छालिया खाने वाले लोग हैं उनको टारगेट किया हुआ है। इसी तरीके से तरंग जो मिल्क है उन्होंने चाय पीने वाले कस्टमर को टारगेट किया हुआ है, जो सेगमेंट है उसको टारगेट किया हुआ है। मिल्क पैक ने दूध पीने वाले जो सिर्फ ऐसे ही जो दूध पीना पसंद करते हैं उनको जो है ना वो सेगमेंट को जो है ना वो टारगेट किया हुआ है। ऑल पर्स ने जनरल सेगमेंट्स, चाय पीने वाले हों, चाहे खीर बनाने वाले हों या खीर अलग से पीने वाले, उनको जो है ना वो टारगेट किया हुआ है। तो सेगमेंट्स अगर पर्टिकुलर सारे सेगमेंट को सारी कंपनीज एक वक्त में टारगेट नहीं करती, वो पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं। सेगमेंटेशन का उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि देखें अगर आप पूरी मार्केट को अगर टारगेट करेंगे हर कस्टमर हर सेगमेंट को, तो ये फिर कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा और कंपनी को बिज़नेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम जैसे उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो हम जो है लोअर मिडिल क्लास या जो है उस कैटेगरी के लोग जो यानी दरमियाने दर्जे में आते हैं, तो उसको जो है ना उर्दू यूनिवर्सिटी टारगेट करती है, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर या उनकी चीज़ें। तो इस सेगमेंट को जो है ना उर्दू यूनिवर्सिटी ने टारगेट किया हुआ है। तो ये जो है ना सेगमेंट ऑलरेडी मार्केट में डिवाइडेड हैं, डिसाइडेड हैं। पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर कोई कंपनी जो है कैरी ऑन करती है या उसको जो है ना वो उनको टारगेट करते हैं, तो वो फिर उनका टारगेट हो जाता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है ना ये इस हिसाब से हो सकता है। आपने मार्केटिंग के कोर्स के अंदर उसको डिटेल पढ़ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ के लिए जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है मार्केट डेवलपमेंट के लिए। अगर आप नई मार्केट में जाते हैं तो लाजमी बात है आप सेगमेंटेशन करेंगे, तो आपको वहाँ जो है ना अपना टारगेट सेट करने में आसानी होगी कि भाई मुझे पाकिस्तान में जाके कौन सी मार्केट को जो है ना वो टारगेट करना है, या मुझे पंजाब के शहरों में जाके कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, KPK की शहरों में जाके कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, कौन से सेगमेंट को मुझे टारगेट करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो उसमें भी आपको ये देखना होता है कि हम कौन से जो है ना कस्टमर को या कौन से सेगमेंट को टारगेट करेंगे। मार्केट पेनिट्रेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, तो इस किस्म की स्ट्रेटजीज़ में सेगमेंटेशन की ज़रूरत होती है। सेगमेंटेशन अलाउज ऑपरेटिंग विथ लिमिटेड एनेबल स्मॉल फर्म्स टू कम्पीट सक्सेसफुली। देखिए सेगमेंटेशन आपको जो है ना इनेबल करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आप सक्सेसफुली अपना काम कर सकते हैं। जैसे पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सेगमेंटेशन से जो है हमें आसानी हो जाती है कि हम पर्टिकुलर एक लिमिट में रहते हुए पर्टिकुलर एक टारगेट चीज़ को जो है ना हम फोकस करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जैसे इम्तियाज़ मार्केट का जो कोर सेगमेंट है वो ग्रोसरी कस्टमर है, ठीक है, ये इसका कोर सेगमेंट है, उसी को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर चेज़अप वगैरह या इस किस्म की, तो उनके
जो रेडीमेड कपड़े हैं उनके उस सेगमेंट को उसने जो ना वो टारगेट किया। रेडीमेड प्लस जो यानी कि नॉर्मल प्राइस वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने टारगेट किया। इसी तरीके से आप गुल अहमद या जुनैद जमशेद देख लें तो उन्होंने जो है रेडीमेड लेकिन हाई क्वालिटी या जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनको जो है उन्होंने टारगेट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो जब सेगमेंट डिसाइड हो जाता है तो फिर आपका लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें रहते हुए आप अच्छे तरीके से काम मार्केट सेगमेंट डिसीजन अफेक्ट मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल। ठीक है, सेगमेंटेशन के डिसीजन फिर आपके मार्केटिंग मिक्स के डिसीजन को भी अफेक्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's बेसिकली होते हैं। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं कि लाजमी बात है जब आप सेगमेंट डिसाइड कर लेंगे। मिसाल जो है अगर होंडा डिसाइड करता है भाई मुझे छोटी गाड़ियाँ बनानी है, तो छोटी गाड़ियाँ बनाने के लिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा भाई, उनकी प्रोडक्ट छोटी गाड़ी होगी। प्लेस कौन सा होगा भाई, प्लेस पाकिस्तान होगा जहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, प्रमोशन कैसे करेंगे, अब छोटी गाड़ियाँ अगर कस्टमर तक पहुँचें तो उनके लिए टीवी या जो दूसरा जो इंटरनेट है ऑनलाइन वगैरह इसके थ्रू जो है ना वो एडवर्टाइज़ करेंगे। प्राइस क्या होगी, प्राइस जो है उनकी आल्टो 660 के आसपास होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं पर आपके सेगमेंट जब डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंगली होंगी। ठीक है, अगर होंडा जो है वो लैंड क्रूज़र टाइप की कोई गाड़ी बनाना चाह रहा है तो उसकी फिर प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन प्राइस उसकी मार्केटिंग मिक्स फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका तरीक़ाकार पर अलग हो जाएगा, प्रमोशन का तरीका ही अलग होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप टूथपेस्ट की मैं बात अगर करूँ यहाँ पे तो उनकी प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन जो है वो अगर मिसाल प्रोटेक्ट जी अगर अपनी जो है ना वो कर रहा है तो या सेंसोडेन ये अगर आपकी प्रमोशन करेंगे तो ये जो है ना सेंसिटिव दांत को दिखाएंगे। इंग्लिश या कोलगेट अगर आप अपनी प्रमोशन करेंगे तो वो प्राइस कंपैरिजन, जैसे इंग्लिश की टूथपेस्ट की एडवर्टाइज़ अगर आप लोग देखी हो, नज़र से गुजरी हो, जीत गया इंग्लिश हार गई महंगाई, तो यानी उनका टारगेट ही जो है वो जो है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डॉक्टर टूथपेस्ट है वो जो जिनके पान छालिया वाले जिनके दांत है तो उस तरह से वो करते हैं, पर प्राइसिंग भी उस हिसाब से सेट होती है। तो ये मार्केटिंग मिक्स के डिसीजन जो है वो आपके सेगमेंटेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद पोजीशनिंग। ठीक है, अब हमने जो है ना सेगमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर सेगमेंट को जब उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर जो है ना आपने जो है ना वो उसको अगर बनाते तो वो आपकी टारगेट मार्केट होगी। अब आते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर के माइंड में क्या इमेज है, आप क्या सोच के क्या यानी आप यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी को चाय बनानी हो, यानी अगर किसी को चाय बनानी हो और बात आए भाई दूध की कि भाई दूध लेके आना है, तो फ़ौरन से अगर आपके ज़हन में तरंग आता है तो उसका मतलब ये है कि तरंग ने अपनी पोजीशनिंग आपके दिमाग में की हुई है। आपके जो ना वो उन्होंने जो ना अपने कस्टमर को ये समझाया है या बताया है या अपने वो मैसेज कन्वे किया है कि भाई जब आपको चाय बनानी हो तो ये चाय बनाने के लिए ये वाली जो है प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हों तो आपके ज़हन में अगर नेस्वीटा अगर आपके ज़हन में आता है तो ये समझो कि ये पोजीशनिंग है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग है। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे जो है कम पेट्रोल कंजम्पशन में मुझे सबसे ज़्यादा माइलेज मिले बाइक पर, तो आपके जहन में होंडा CD70 आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की हुई अपने कस्टमर के माइंड में कि वो अपना कस्टमर के माइंड में क्या यानी। इसी तरीके से अगर आप आईफोन या आई सीरीज़ के जितने एप्पल की प्रोडक्ट्स देख लें उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पोजीशन की है स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी एक स्टेटस जो है चीज़ों का। इस तरीके से जैसे वो किसी रोलेक्स कंपनी जो है कि किसी सेल्स पर्सन के साथ किसी ने बहस किया, उनसे पूछा कि जो है कि भाई देखो ये 100 रुपये वाली घड़ी भी तो वैसा ही टाइम दिखाती है जैसे रोलेक्स दिखाती है, तो फिर रोलेक्स लेने का जो है ना क्या फ़ायदा। तो उसके जो सेल्स पर्सन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई वी डोंट सेल द प्रोडक्ट, वी सेल द स्टेटस। ठीक है, हम जो है
प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम स्टेटस सेल कर रहे हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि कुछ यानी हर प्रोडक्ट जो है ना वो अपने अपने हिसाब से अपनी मार्केट पोजीशनिंग करता है कि वो कौन से सेगमेंट को लाया करता है। आप लोग देखें कि जितने भी कॉल पैकेजेस होते हैं तो आपको जो है ना वो जेज या यूफोन वगैरह के नाम आपको जहन में आएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेट पैकेजेस की अगर बात करें तो आपको जो है ना वो जोंग आप सब आगे आगे नज़र आएगा। जोंग ने अपनी जो पोजीशनिंग की हुई है वो मोबाइल डेटा या मोबाइल नेट के उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो पोजीशन किया है कस्टमर के माइंड के अंदर, कि आपको अगर नेट पैकेजेस की अगर आप इंटरनेट पैकेजेस मोबाइल पे अगर आपको ऑप्शन अगर देखने हो तो आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको सजेस्ट करेगा कि आप जो है ना जोंग का सिम ले लें, क्योंकि जोंग ने अपनी पोजीशनिंग उस हिसाब से की हुई है, अपने आप को जो है ना उस कस्टमर के माइंड में उस हिसाब से बिठाया है कि भाई डेटा के लिए जो है ना हमारा जो नेटवर्क है वो सबसे बेस्ट है। इसी तरीके से जो है डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने अपने आप को जो है ना पोजीशन किया हुआ है। जैसे जो आपका ओलपर है, ओलपर ने अपने आप को पोजीशन किया है कि भाई ऑल पर्पज़ के लिए, इसीलिए अगर आप ओलपर्स का एड देखें तो उसमें खीर भी बन रही है, बूढ़े भी उसको पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, ठीक है, उसकी से चाय भी बन रही है। यानी आप लेकिन जब आप तरंग की देखते हैं तो तरंग के अंदर जो है ना वो सिंपल चाय ही बन रही है, तरंग पीने के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की हुई है, पोजीशनिंग की हुई है। तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी पोजीशनिंग है, कस्टमर के माइंड में वो कहाँ कैसे किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो होंडा की कारों को अगर आप कंपेयर करेंगे, होंडा की जो पोजीशनिंग है वो ये है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो ड्यूरेबल हैं, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी जो है अगर आप सुजुकी या जो इंडस मोटर्स उनकी गाड़ियों की पोजीशनिंग देखेंगे तो उनके जो यानी कि चीज़ें या पोजीशनिंग उस तरह से है कि उनके पार्ट्स उनको हर जगह पे मिलते हैं और हर मैकेनिक उनको इजीली जो है ना वो कर सकता है। तो इस तरह से उनकी पोजीशनिंग मार्केट में बनी हुई है। तो हर प्रोडक्ट की एक पोजीशनिंग होती है कि कस्टमर के जहन में उनके लिए क्या है। तो ये पोजीशनिंग जो है बेसिकली जो कस्टमर के जहन में आपके जो प्रोडक्ट का मैप है वो आप वहाँ कहाँ लाया करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप कोई सोप लेते हैं, ब्यूटी सोप या कोई नॉर्मल सा सोप, तो आपके जहन में आता है। आप डव की अगर बात करूँ तो उसकी जो है अपनी पोजीशनिंग है, ठीक है। पियर्स सोप है, उसकी अपनी एक पोजीशनिंग है। टूथपेस्ट की अगर बात करें, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक पोजीशनिंग है। आजकल कैनोला ऑयल जो है ना वो बड़ा फेमस हो रहा है कि भाई अगर आप लोगों को पहले याद हो कि जब कुकिंग ऑयल स्टार्ट में जब आया था और उसने जो घी को जब रिप्लेस किया था तो उन्होंने सबसे जो टारगेट किया था कि जो है ये दिल का मामला है, यानी क्योंकि जो घी है वो जमता है, वो फिर आपको जो है ना हार्ट अटैक या भी दिल की बीमारियों का सबब बनता है। जबकि जो है कुकिंग ऑयल के अंदर जमने की नहीं है, तो वो जो है ना आपको नहीं करता। तो ये बेसिकली एक पोजीशनिंग की गई थी कस्टमर के माइंड के अंदर कि भाई ये जब जो है क्योंकि हमारी अब फिज़िकल लाइफ जो है ना वो उस हिसाब से जो है ना हम उतने एक्टिव नहीं है, हमारी लाइफ जो है वो अभी थोड़ी पैसिव लाइफ है। हम जो है ना ऑफिस वर्क में जाते हैं तो वहाँ पे डालडा या इस किस्म की जो घी अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके जिस्म के अंदर जम जाएगा, जो आपकी जो है रगों को ब्लॉक कर देगा और फिर आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो कुकिंग ऑयल में ये ऐसी कोई मसला नहीं है। तो इस किस्म की जो ना पोजीशनिंग की गई थी। अब जो अगर आप कैनोला ऑयल लेके आ जाएं तो फिर वहाँ पे वही बस कोलेस्ट्रॉल की बात आ रही है कि कुकिंग ऑयल में कोलेस्ट्रॉल है और फिर जो है ये इसमें जो है ना इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो बहरहाल ये एक तरह की जो है ना वो मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि पोजीशनिंग आप कस्टमर के माइंड में कैसे करते हैं। हर प्रोडक्ट की एक पोजीशनिंग है और उस हिसाब से कस्टमर को जो है ना वो किया जाता है, उसको डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है। तो इसमें आप पोजीशनिंग के लिए सबसे पहले आपको निश देखना है कि आपका जो निश है वो क्या है, यानी आपका जो कस्टमर का जो यानी किस किस्म के कस्टमर हैं उस हिसाब से फिर आप अपने निश यानी उस पर्टिकुलर जो आपका पार्ट है या पर्टिकुलर जो कस्टमर का जो एक ग्रुप है उसको आप टारगेट करते हैं, ठीक है।
और टू सेगमेंट को एक स्ट्रेटजी के साथ आप सर्व नहीं कर सकते। लाजमी बात है, छोटी गाड़ियों वाले को और बड़ी गाड़ियों वालों को आप एक यानी स्ट्रेटजी के साथ नहीं कर सकते। उसके बाद ये सेगमेंट है, उसके लिए क्या करना है, कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, आप यानी आपका मैप यानी कस्टमर के माइंड में आप कहाँ लाए करते हैं, ठीक है। कंपटीटर की प्रोडक्ट कहाँ लाया करती है, आपके निचेस कौन से यानी आपके टारगेट कौन से, ग्रुप्स कौन से जिनको जो आपके कस्टमर बनेंगे। उसके बाद मार्केटिंग प्लान आपको बनाना है। तो ये ओवरऑल पोजीशनिंग को डिस्कस किया गया है। अब आते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग इश्यूज़। फाइनेंस अकाउंटिंग इश्यूज़ देखें, फाइनेंस दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट या किसी भी डिसीजन को करने जाते हैं तो देखिए आपको जो ना उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, नीडेड कैपिटल कहाँ से आएगा, ठीक है। अब वो कैपिटल आपके पास आ जाता है, उसके बाद जो है ना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है प्रोजेक्टेड का मतलब है कि आपकी सेल अगर आज 100 रुपये है तो इस स्ट्रेटजी के बाद आपकी सेल कितनी हो जाएगी। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 2021 या 2022 की मैं स्टेटमेंट आज बैठ के एस्टिमेट कर दूं कि भाई मेरी सेल इतनी होगी और मेरा प्रॉफिट इतना होगा, तो ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर बजट बनाने हैं कि भाई कितना कैश चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए। तो ये बजट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर आपने बजटिंग वगैरह पढ़ा था, तो ये पढ़ा होगा। तो इसमें ये है कि ये बजट कैसे बनते। उसके बाद एवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस की वर्थ को कैसे एवेल्युएट करेंगे। देखें नॉर्मली जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, जिससे हम कंपटीटर को बाय करते हैं, या इवन हम कभी कभार डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो उसमें होता ये है कि नॉर्मली हम जो है ना वो ऑलरेडी जो बिज़नेस चल रहे होते हैं उनको बाय कर लेते हैं। जब आप बिज़नेस को बाय कर लेते हैं तो उसको कैसे असेस किया जाता है, उसको कैसे, उसकी वैल्यू कैसे, वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो एवेल्युएटिंग वर्थ ऑफ द बिजनेस, रेज कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, प्रिफर्ड और कॉमन स्टॉक। कैपिटल कैसे रेज होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू, लॉन्ग टर्म के थ्रू। और फिर लीजिंग के डिसीजन, कैसे लीज करेंगे यानी कोई चीज़ रेंट पे लेंगे या बाय करेंगे, ठीक है। समटाइम्स हम अपनी एसेट को बाय कर लेते हैं और फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं, समटाइम्स यह कि लीज़ करते हैं। जैसे अगर के इलेक्ट्रिक की मैं बात करूं, के इलेक्ट्रिक के साथ जो जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं ये के इलेक्ट्रिक की गाड़ियां नहीं हैं, ठीक है। ये गाड़ियां जो है ये लीज़ की जाती हैं, ये लीज़ की जाती हैं यानी ये किसी और कंपनी की गाड़ियां हैं, के इलेक्ट्रिक ने लीज़ किया हुआ है, के इलेक्ट्रिक उनको रेंट पे करता है, ठीक है। ये अपनी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ नहीं हैं, उन्होंने बाय नहीं की। इसी तरीके से अगर आप देख लें जैसे यानी यूँ समझिए कि एक तरह की आउटसोर्सिंग है। जैसे अगर आप सिक्योरिटी गार्ड, जितने भी आप बैंक्स के बाहर या कंपनीज के बाहर देखते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड लाजमी यानी नॉर्मली जो जनरल है 80-90% आपको ऐसे मिलेंगे जो उस कंपनी के जो ना वो मुलाजिम नहीं होंगे, वो उन्होंने एक्वायर किए होंगे, आउटसोर्स किए होंगे। तो लीज़ के अंदर भी ऐसे होता है, यानी वो मुलाजिम अगर आप बाहर से लेते हैं तो वो आउटसोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आप एसेट लेते हैं तो वो फिर लीज़ कहलाएगा। लीज़ यानी आप रेंट पे चीज़ लेते हैं, बाय नहीं करते, किराए पे लेते हैं। तो ये जो है ना, जैसे हम मकान रेंट पे ले लें तो ये एक तरह की लीज़ है, ठीक है, इसको हम ऑपरेटिंग लीज़ कहते हैं। लेकिन अगर आप मकान ख़रीद के रहना शुरू कर दें तो वो आपने फिक्स एसेट बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद डिटरमिन एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट कितना होगा, क्योंकि देखो डिविडेंड पे आउट से आपकी मार्केट में शेयर प्राइस पे इफेक्ट आता है, आपके जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक मोटिवेशन होती है। तो पे आउट रेशो कितना होगा, जो फाइनली आपकी नेट इनकम बच जाती है उसमें से कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर को पे किया जाता है और कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास होल्ड कर लेती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं या रिटेंशन रेशो कहते हैं या प्लोबैक रेशो कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि पे आउट रेशो कितना होगा। इसके लिए फिर डिविडेंड पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, बर्ड इन हैंड थ्योरी है, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी है। तो जो है इस किस्म की थ्योरीज़ हैं, पर उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा पे आउट रेशो कितना रखना है, ताकि जो हम फंड रेज़ करें तो एटलीस्ट हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, लीफो, फीफो या मार्केट वैल्यू अकाउंटिंग। इन्वेंट्री के लिए जो है ना ये मेथड यूज़ होते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या मार्केट वैल्यू अकाउंटिंग।
या मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने रेट्स को एडजस्ट करते जाएं। ठीक है। टाइम फ्रेम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कितने अरसे में हम अकाउंट रिसीवेबल वापस लेते हैं, कस्टमर को हम कितना टाइम देते हैं, 50 दिन, 20 दिन, 30 दिन। लाजमी बात है आप अकाउंट रिसीवेबल के लिए एक टाइम फ्रेम देते हैं। जो सेल के टर्म होते हैं 2, 10 एंड 30, यानी अगर 10 दिनों में पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट होगा, अदरवाइज़ 30 डेज़ में आपको पूरे पैसे देने होंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है वो कितना आप अकाउंट रिसीवेबल के लिए देते हैं। डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल, कितना डिस्काउंट आप अलो करते हैं अगर अकाउंट्स आपके अर्ली मिल जाएं, यानी अगर कोई कस्टमर आपको 10 दिनों के अंदर पेमेंट करता है तो आप कस्टमर को डिस्काउंट भी देते हैं कि भाई 2, 10 एंड 30, यानी अगर 10 दिनों में आपने दे दिया तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना 30 दिनों में पूरे पैसे देने होंगे। या 3, 15 एंड 40, अगर आपने 15 दिनों में पैसे दे दिए तो 3% डिस्काउंट मिलेगा, और अदरवाइज़ आपको 40 दिनों में पूरे पैसे देने। तो इस किस्म के हम डिस्काउंट भी देते हैं। ठीक है। कितना कैश हमें जो है ना अपने पास रिज़र्व रखना है, तो ये इस तरह के जो है डिसीशन जो हम करते हैं। कंटिन्यूड है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम करते हैं कि उसके अंदर जो है कितनी हमारी सेल होगी, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बाकी चीज़ें। अलो इन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्शन एंड अप्रोचेस। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये प्रोजेक्टेड से हमें ये पता लगता है कि जब एक्चुअल रिज़ल्ट होते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था कि हमने एक्सपेक्ट किया क्या था और उसके जो डिफरेंसेस यानी जो एक्चुअल आया था वो क्या आया था, तो उसमें फिर क्या एक्सपेक्टेड उसमें फ़र्क जो था वो उसके हिसाब से फिर उसको हमने चेक किया था। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो फॉरकास्टेड पहले बनाए, बैलेंस शीट बाद में बनाए, परसेंटेज के हिसाब से जो है इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए। ठीक है, जिसको हम कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है। नेट इनकम को प्रोजेक्ट करें, कितनी नेट इनकम होगी, कितना डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है। रिटेन अर्निंग्स कितनी होंगी, और मेन चीज़ें जो होंगी वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी। ठीक है। ये फिर कुछ फॉर्मेट है कि समझाने के लिए कि सेल अभी 100 है, अब 100 जो है 50 हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स 70 है, 105 हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट ये है, इस तरीके से डिविडेंड इतना है अब इतना हो जाएगा, रिटेन अर्निंग इतनी है अब इतनी हो जाएगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेट इनकम में 2 रुपये डिविडेंड दिया तो 4 रुपये रिटेन अर्निंग है, यानी 6 रुपये अगर बचे हैं तो 2 रुपये अगर ये हैं तो 4। याद रखें नेट इनकम का कुछ हिस्सा डिविडेंड और बाकी जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। अगर सपोज़ नेट इनकम 100% हम लेते हैं तो अगर 50% अगर डिविडेंड है तो 50% रिटेन अर्निंग होगा, अगर ये 30% है तो ये 70% होगा, अगर ये 70 है तो ये 30 होगा, अगर ये 40 है तो ये 60 होगा। तो ये, और फिर उसको परसेंटेज में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, सेल 100 से 150 हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से जो है ना परसेंटेज चेंज भी हम लगाते हैं ताकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें ये बेनिफिट होगा। यही काम फिर बैलेंस शीट के साथ किया गया है कि एसेट के अंदर कितना इजाफा होगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर कैलकुलेट की गई हैं। उसके बाद फिर किस किस्म के बजट बनते हैं, बजटिंग जो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कवर किया जा चुका है। कैश बजट होता है, ऑपरेटिंग बजट, सेल्स बजट, प्रॉफिट बजट वगैरह वगैरह, ये बजट बनाए जाते हैं। तो फाइनेंस और अकाउंटिंग इश्यूज कंटिन्यू हैं। अब कंपनी की जो है वर्थ कैसे एस्टिमेट होती है, तो वर्थ एस्टिमेट करने के लिए जो है स्पेशली नॉर्मली जो हमारे पास इंटीग्रेटिव यानी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट इंटेंसिव के अंदर, या डाइवर्सिफिकेशन यानी रिलेटेड डाइवर्सिटी या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, नॉर्मली ये होता है कि हम दूसरी कंपनी को ख़रीदने परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वर्थ जो है वो कैसे एस्टिमेट होती है, तो ये देखा जाता है कि फर्म्स के पास जो कंपनी हम ख़रीदने जा रहे हैं उसके पास क्या है, वो कितना कमा रहा है। ठीक है। और ये फर्म की वैल्यू में कितना इजाफा कर देगा। तो 2-3 मेथड हैं कैलकुलेट करने के। एक तो प्राइस अर्निंग रेशो मेथड है। ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड हैं जिनके थ्रू जो है ना कंपनी की नेट वर्थ कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं कि न्यू प्रोडक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग दैट अलो फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। कि अगर कंपनी को यानी अगर होंडा की बात करें तो उनको न्यू यानी प्रोडक्ट यानी छोटी गाड़ियाँ उनको लानी है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी छोटी गाड़ियों की ऐसा कोई ब्रांड मौजूद नहीं है, तो उनको न्यू प्रोडक्ट की तरफ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट को हमें जो है ना जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी कि आप न्यू प्रोडक्ट यानी छोटी कार को टारगेट करें, ठीक है। उसमें फिर कितने जो है ना वो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो डिसाइड करने पड़ेंगे। कितनी जो है इम्प्रूवमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब हाइब्रिड गाड़ियों की या फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की जो है जो दौर है, तो उस हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कम से कम किया जाए, तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, तो और कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी जो है ना हमें लानी पड़ेंगी। इस तरह से जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस करके हम चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद MIS हैविंग एन इफेक्टिव MIS may be the most important factor in differentiating successful from अनसक्सेसफुल फर्म। MIS देखिए हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन, रिट्रीवल एंड स्टोरेज, कीपिंग मैनेजर इन्फॉर्म्ड, कोऑर्डिनेशन ऑफ जो है यानी जिसमें A to Z ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, इवन कंपटीटर्स, इवन ओवरऑल मार्केट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जो है ना वो इन्फॉर्म रहते हैं हमारे मैनेजर्स, हमारे जितने भी जो हमारे एम्प्लॉई हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये इसको भी हम किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, किस तरीके से जो है ना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है हमारा MIS सिस्टम हो गया। थैंक यू वेरी मच।